दो चार छोटे छोटे सवाल पूछूंगा महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं देवेंद्र जी। जैसे लोकसभा चुनाव में याद होगा प्याज के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा था उसको लेकर किसानों में बड़ी नाराजगी हुई थी। तो कहा गया था कि एक फैक्टर था कि किसान आपसे दूर हो गया। क्या हम माने कि अब इन 4-5 महीनों में किसानों की नाराजगी अब दूर हो चुकी है? देखिए, ये बात सही है कि प्याज की निर्यात बंदी के कारण एक नरेटिव तैयार हो गया था जिसमें किसानों की नाराजी हमको भुगतनी पड़ी। और कुल मिलाकर केंद्र की सरकार हमेशा ये विचार करती है कि अपने पास कुल मिलाकर देश में प्याज की कितनी अवेलेबिलिटी होने वाली है, हमको कितने प्याज की आवश्यकता है और उसके आधार पर फिर एक्सपोर्ट करना कि नहीं, इसका विचार करती है। क्योंकि हमने पुराने समय ये भी देखा है कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया और बाद में उससे दुगने दामों में हमने पाकिस्तान से इंपोर्ट किया, हमने कई ईरान से इंपोर्ट किया। तो ये परिस्थिति हमारे ऊपर ना आए इसलिए केंद्र सरकार ने कुछ निर्णय लिए। लेकिन किसानों का भी हम उनको भी दोष नहीं दे सकते। उनको लगता है कि भाई अगर निर्यात शुरू रहती है तो उनको डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छा भाव मिलता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा भाव मिलता है। फॉर्चुनेटली अभी आप देखें तो मार्केट का भाव बहुत अच्छा है। अभी तो 3700 रुपये तक भाव चला गया है। तो इसलिए अभी और केंद्र ने भी कुछ शर्तें तो रखी है लेकिन निर्यात को भी परमिशन दी है। तो मुझे लगता है कि अभी इस प्रकार से उस चीज़ को लेकर कोई किसानों में प्रॉब्लम है ऐसा मुझे नहीं लगता है। एक और चीज़ है, बीच में आपको याद होगा आपने भी एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि बांग्लादेशियों से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। नवी मुंबई में 5 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे, एक बड़ा क्राइम हुआ था, आप खुद भी स्पॉट पर गए थे। तो क्या फर्जी दस्तावेज बन रही है, आपने उस समय में माना था, तो कैसे क्या कमी रह गई है, कैसे इस फर्जी दस्तावेज को दूर करेंगे और कैसे प्रशासन ऐसी चीज़ों पर काबू में रखेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी सिटीजन्स यहाँ घुसे उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनको हम डिपोर्ट करें। अपने देश में प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश के साथ हमारी जो बॉर्डर है बड़ी है, वो थोड़ी पोरस भी है और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के सरकार का रवैया रहा है, एक प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार ये बांग्लादेशियों के लिए वेलकमिंग इस प्रकार के रवैये के साथ वहाँ काम करती रही है। और फिर ये लोग आकर केवल पश्चिम बंगाल में नहीं बसते, वहाँ तो कोई उद्योग है ही नहीं, पश्चिम बंगाल में इनको रोजगार तो मिलता नहीं है। तो ये लोग फिर मुंबई आते हैं, दिल्ली जाते हैं, जिन शहरों में रोजगार है उन शहरों में जाते हैं, फिर लोकल्स का रोजगार समाप्त कर देते हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि इस प्रकार से और धीरे धीरे यही लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चालू करते हैं क्योंकि कोई स्टेक्स तो होते नहीं है। तो ड्रग डीलिंग में भी ये लोग हैं, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी में भी है। इसलिए हमने बहुत कड़ाई के साथ लगातार हम लोग कॉम्बिंग करते हैं, लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं ताकि जहाँ पर भी हमको ये ध्यान में आए कि अवैध बांग्लादेशी बसे हुए हैं हम लोग उनको पकड़ते हैं, उनको डिपोर्ट करते हैं। देवेंद्र जी, महाराष्ट्र चुनाव में एक मराठा आरक्षण का ही मुद्दा बहुत है, कंट्रोवर्शियल है। मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ कि मुद्दा बहुत जोर से पकड़ा और जरांगे साहब जो लगातार इसकी मुहिम चला रहे हैं वो काफ़ी कुछ आपको ही निशाने पर रखे रहते हैं। ये मुद्दा ठंडा हो रहा है, आप लोगों ने इसको सुलझाने की दिशा में प्रयास किया है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में मैं ऐसा नसीबवान आदमी हूँ कि विपक्ष का कोई भी नेता हो उसको दिन में भी मैं दिखता हूँ, रात में भी मैं ही दिखता हूँ। मेरे नाम के सिवाय न उनका भाषण शुरू होता है न उनका भाषण समाप्त होता है। जहाँ तक मराठा आरक्षण की इस सारी मुहिम का सवाल है तो हमारी सरकार ने मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया है और वो कंटिन्यूड है। हाँ, वो चैलेंज हुआ है लेकिन कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया है। और अभी हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर एक ड्राइव लिया लोगों को रिक्रूट करने का। ये सारे रिक्रूटमेंट ड्राइव में 10% मराठा आरक्षण हमने रखा। अभी जितना हमारे एडमिशन हुए उसमें भी 10% रखा। अब उनकी जो मांग है वो मांग ये है कि मराठा समाज को ओबीसी में आप आरक्षण दीजिए। अब मैं तो ये सवाल पूछता हूँ कि मेरे ऊपर तंज कसा जाता है या मेरे ऊपर आरोप किए जाते हैं। मैं तो खुले आम और आपके भी नेशनल टीवी से सवाल पूछता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर शरद पवार साहब
उद्धव ठाकरे जी और नाना पटोले जी या कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट करके दिखाए। अगर उनमें हिम्मत है, मैं चैलेंज देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुलेआम ये बताए कि भाई मराठा समाज को ओबीसी में लिया जाए। ये जो जरांगे पाटिल इन्होंने मांग रखी है, इस मांग पर उनकी पार्टी की भूमिका क्या है, नहीं बता सकते। ये डुप्लीकेट काम चल रहा है। मराठा समाज को एक प्रकार से ये लोग सब बरगलाने का काम कर रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारी चीजें धीरे धीरे मराठा समाज को भी समझ रही है। इसलिए इसको चुनावी मुद्दा अगर हम माने, तब भी मैं ये मानता हूं कि मराठा समाज हमारे साथ रहेगा। जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम लोगों ने मराठा समाज के लिए अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल तैयार किया था। मुझे इस बात का गर्व है कि उसके माध्यम से पिछले 6 सालों में 1 लाख मराठा उद्यमी हमने तैयार कर दिए, और आज वो सारे के सारे लोग एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर है। हमने सारथी जैसी व्यवस्था खड़ी की तो मराठा समाज के जो युवा है वो आईएएस बने, आईपीएस बने, एमपीएससी में पास हुए, वो डॉक्टरेट किया, वो प्राध्यापक बने। ये सारी व्यवस्था हमने की है, लोगों ने इस चीज को देखा है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस प्रकार से जरांगे पाटिल के पीछे छुपकर हमारे विरोधी तीर चलाना चाहते, ज्यादा समय चला पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। अब जरांगे साहब की बात हुई तो मैं कुछ बयान मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। देवेंद्र जी, फडणवीस साहब ने और उद्धव ठाकरे ने कहा था कि नशे में चूर बंदर, एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस जो दिल्ली में बैठे लोगों के निर्देश पे बोल रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी पर मुझे तरस आता है। एक समय था हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मातोश्री पर बैठते थे और दिल्ली के सारे नेता मातोश्री पर आते थे। अब उद्धव जी को 3 दिन दिल्ली जाकर बैठना पड़ता है, सोनिया जी की अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करना पड़ता है, और सोनिया जी को जब मिलते तो सोनिया जी फोटोग्राफ भी नहीं निकालने देती, बिना फोटोग्राफ के उनको लौटना पड़ता है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर बोलने की जगह, हम तो नेशनल पार्टी है ही, और हम लोग दिल्ली जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री को मिलने जाते हैं, ममता जी भी जाती है, देश के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए विपक्षी नेता भी जाते हैं, सारे मुख्यमंत्री जाते हैं, क्योंकि अगर अपने प्रदेश का विकास करना है तो देश के प्रधानमंत्री को तो मिलना ही पड़ेगा। लेकिन आप तो लाचारी के तहत एक लाचार बनकर आप जब सोनिया जी के पास जाकर बैठते हैं और कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए, और वहां से कहते हैं कि नहीं हम आपको नहीं कर सकते, तो अब मुझे बताइए लाचारी कौन कर रहा है? लेकिन वही मैंने रिसर्च कर रहा था, मैं देखा इतने सारे कमेंट्स हैं वन लाइनर्स आपके खिलाफ। मेरी गुगली में फंसे फडणवीस, शरद पवार कह रहे हैं, मैं खटमल को चुनौती देता, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको एक पर्सनल अटैक जब आप पर होता है? मुझे इसकी आदत है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि हम तो भगवान शिव को मानने वाले हैं, इसलिए जहर भी पीते हैं और फिर भी जीते हैं। और देखिए, कुल मिलाकर आप अगर देखेंगे तो ये लोग सिर्फ बोलने में है, सिर्फ बातों में है, और हम तो हिंदी में कहते हैं जो गरजते वो बरसते नहीं है। ये गरजने वाले लोग हैं, हम बरसने वाले लोग हैं। देवेंद्र जी, अब सारी हम लोग तो दिल्ली से हैं, हम एक ही सवाल का जवाब तो जानना चाहेंगे जो शायद दिल्ली के लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, यहाँ के लोग भी। मीडिया में दिल्ली में चारों तरफ बड़े जोर की चर्चा है कि देवेंद्र जी दिल्ली आ रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष बन के। देखिए, ऐसी चर्चाएं चलते रहती है। मैं तो कई बार ये मानता हूँ कि कुछ खबरें ऐसी होती है कि जिस समय खबर देनी है जगह भी बाकी है और कोई खबर नहीं है, तो उस समय ऐसी खबरें चलाई दी जाती है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मेरी पार्टी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी पार्टी को ये पता है मेरी महाराष्ट्र में क्या ज़रूरत है, इसलिए मेरी पार्टी मुझे महाराष्ट्र में रखेगी, मैं महाराष्ट्र में रहूँगा। लेकिन जिस दिन मेरी पार्टी कहेगी
आपको दिल्ली आना है, दिल्ली जाऊंगा। मेरी पार्टी कहेगी नागपुर जाके आप घर में बैठो, तो घर में बैठूंगा। मैं पार्टी का सोल्जर हूं, लेकिन इतना पक्का कहता हूं कि अभी जो आपने बात कही है वो र्यूमर है, उसके ऊपर आप विश्वास मत रखिए। तो मैं जाते जाते मैं बोलूंगा, इस 3 साल में तीसरा इंटरव्यू कर रहा हूं आपका, और उम्मीद करता हूं कि इस बार बाकी 2 में तो आप सफलतापूर्वक निकल आए, और शुभकामनाएं कि इस तीसरी बार भी मेरे इंटरव्यू के बाद आप। जी बिल्कुल, थैंक यू। शुभकामनाएं, धन्यवाद, धन्यवाद।